नमस्कार और स्वागत है आपका। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। इस साल की थीम ट्रैफिकिंग को सही पर्सपेक्टिव देती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एंड द एक्सप्लॉयटेशन। क्या आप जानते हैं कि मानव ट्रैफिकिंग को विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा आपराधिक उद्यम माना जाता है। कुछ रिपोर्टों से ये संकेत मिलते हैं कि ये सालाना $150 बिलियन का चौंका देने वाला राजस्व उत्पन्न करता है। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिकिंग किए गए हर 3 लोगों में से एक बच्चा होता है। ये एक ऐसा संकट है जिसे भारत में सीधे तौर पर निपटा जा रहा है। संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम भारत में बाल तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी इंटरवेंशन बन गया है। Operating in collaboration with a network of partners and with over 85,000 children rescued and more than 50,000 traffickers prosecuted. This shows that India is at the forefront of combating child labor and child trafficking as an organized economic crime. In fact, a report by JRC partner India Child Protection Center for Legal Action and Behavior Change has studied how India's model of strict law enforcement offers a clear pathway to reach the tipping point to end child labor. It is this report that forms the basis of our conversation today. And joining us in the studio for the discussion is child rights activist, advocate, author and founder of Just Rights for Children, Bhuvan Ribu. Welcome to the studio. Thank you. To set the context, let's quickly take you through some of the key highlights from the report. Building the case for zero. In the last 2 years, Just Rights for Children partner organizations have assisted law enforcement agencies in rescuing 53,651 child victims of trafficking and kidnapping across more than 400 districts. Of the children rescued, 90% were from the worst form of child labor. इसका नतीजा ये हुआ है कि लगभग 38,000 चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अपहरण, यौन शोषण और भीख मांगने के मामलों में कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की गई है। बचाव अभियान के दौरान 5,809 एम्प्लॉयर्स और ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बचाए गए बच्चों को इंसाफ दिलाने और अपराधियों की जिम्मेदारी तय करने की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। The top 5 states in terms of child labor rescues were Telangana, Bihar, Rajasthan, UP and Delhi. And if you would like to read the full report, then do scan the QR code that you see on your screens right now. So, Bhuvanji, let's begin by asking you that in this evolving, increasingly digital world, what is trafficking really and how has trafficking changed and evolved? इसका जो पूरा स्वरूप है, वो कैसे बदला है? How is it all around us? It's very insidious. I mean, sometimes we don't even realize, but it is actually trafficking. बिल्कुल, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बच्चों के शोषण को गरीबी या उनकी असहायता का एक बहाना बना के उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम देखते हैं और चुप रहते हैं, हम खामोश रहते हैं। ये 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा विषमता से ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देती हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले बिहार में एक इस तरह का नया केस सामने आया कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पे लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों की, और उनसे अश्लील नृत्य कराए जा रहे हैं, जो कि हर शादी में, हर फंक्शन में, हर पार्टी में लोग जो है उनको कपड़े उतरवा के इस तरह से उनके साथ सब तरह का व्यभिचार कर रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों को उनकी नृत्य कला को बढ़ावा देने के नाम पे इस तरह से शोषण किया जा रहा है। ट्रैफिकिंग या एक्सप्लॉयटेशन अपना स्वरूप बदल रहा है। एक तरफ वो दिख रहा है जहां वो बच्चियां नाच रही हैं, जहां उनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है, वहां 100 आदमी उसे देख रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारे घरों में जिन बच्चियों का शोषण हो रहा है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, जो कि बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से ट्रैफिक करके लाई जा रही हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में मध्यम वर्गीय लोगों को घर में मदद करने के नाम पे, उनमें से अधिकांश बच्चियों का यौन शोषण होता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है,
लगभग न के बराबर बच्चियों को मिनिमम वेज दिया जा रहा है और कोई प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर नहीं हो रही। तो ये हमारे बीच में है ये, लेकिन इनविजिबल स्लेवरी की तरह हम इस पे खामोश हैं। तो ये जब तक लोग चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, साइलेंस इन द केस ऑफ ट्रैफिकिंग इज वायलेंस, लुकिंग अवे इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, इट इज राइट अमंगस्ट अस, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। No, sometimes looking away is probably when you do not even recognize that it is some kind of trafficking. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हमने खुद देखा, मैंने खुद देखा है अपने घरों में, जब हम काम के लिए लोगों को रखते हैं, ऐसे में जो एजेंसीज छोटी छोटी होती हैं जो आपके घरों में प्लेसमेंट के लिए लोगों को लेके आती हैं, वो अंडर एज लड़कियों को लेके आती हैं, खास तौर पे उनके नकली आधार कार्ड बना के। बिल्कुल आपने सही कहा। आधार कार्ड तो भारत के कानून में एज वेरिफिकेशन माना ही नहीं जाता जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, लेकिन हर चौराहे पे जो कि बच्चों को भीख मंगवाई जा रही है, आज बीएनएस के अनुसार वो ट्रैफिकिंग है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए केवल। तो जिस चीज की जरूरत है वो है प्रोसिक्यूशन एट स्केल टू कॉम्बैट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। People must speak and the government must respond. Yes. That is what is needed. So talking of new theatres of trafficking, there may be new changed modes of trafficking, but they hide the same crime. The intelligence to identify them also exists, and it comes from the survivors themselves. हमारे कटिहार पूर्णिया सीमांचल एरिया से जो अभी बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, ज्यादातर ट्रेन के माध्यम से बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, हम लोग का फील्ड में जो सर्वाइवल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम लोग को जो कंप्लेंट आ रहा है, उसके आधार पे हम लोग रेलवे स्टेशन में जाके रेकी करते हैं। बच्चे का ग्रुप रहता है, उस रेकी करके फिर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आगे टीम को, साथी को साझा करते हैं और कि बच्चा ट्रैफिकिंग होने से बचे। और हम भी एक ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे, हम भी एक बंधुआ बाल मजदूर से ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे। हम भी ये चाह रहे हैं कि मेरे जैसा बंधुआ बाल मजदूर और दूसरे बच्चे ना हो, और सबका पढ़ने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है। So, you know, we've always talked about how the people themselves can help and can be a big source of help as far as identifying trafficking is concerned. Now, if this is enormously lucrative organized crime because it generates a big revenue, then how do we make it economically unviable? How do we really nip it in the bud? To combat trafficking, there are some cardinal rules that have to be followed. 1, look beneath the surface. 2, follow the money. Trafficking may be something as innocuous as a phone call saying that there is a child working in my neighborhood. But if you actually look beneath the surface, you would realize that the child is a victim of kidnapping, extortion, cheating, abduction, maybe even sexual abuse, maybe even offences under the IT Act, offences under Juvenile Justice Act, under Bonded Labour Act, buying, selling. It is a basket of crimes. Yeah. And the second is follow the money. The entire chain of trafficking starts from a place where the victim is made to leave if it is trafficking for labor or for sexual exploitation in the traditional sense. And at the source, during transit and at the destination, simultaneous application of law is required. So at the destination, what is required is attach the properties, forfeit the properties, make sure that if a child labor is rescued, then the recovery of fines also takes place that makes it economically unviable for a person to employ a child. Children are not employed because they are poor. Children are employed because they are the cheapest form of labor. Children are employed because they can be exploited and they cannot fight for their rights. That needs to stop. Secondly, at the source areas, we must ensure that the vulnerable families are identified and they are linked to services and government schemes. So turning to solutions now, what is the kind of multi-pronged strategy that JRC is working on with its many partners and collaborations on the ground? First and foremost, we are trying to ensure that there is, as I said earlier, prosecution at scale. आप देखिए कि भारत में 827 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं जो आज काम कर रहे हैं. अगर वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हर महीने 4 केस भी करेंगे
तो एक बहुत बड़ी चेन को इन्वेस्टिगेट करके रोका जा सकता है। सेकेंडली, व्हाट वी आर यूजिंग इज अ लार्जर फ्रेमवर्क कॉल्ड पिकेट। P stands for policy. Policy which is implemented in prevention, in protection. Protection also includes rehabilitation and in prosecution of the entire chain. Secondly, building institutional capacities. Institutions यानी anti-human trafficking unit. Thirdly, build the capacity and convergence. Make sure that intelligence is being shared on a real-time basis. Convergence, coordination, communication and sharing of intelligence. Then knowledge. बच्चों को पता होना चाहिए कि ट्रैफिकिंग क्या है और अगर कोई उनको इस तरह के सब्ज बाग दिखा रहा है या कोई उनको एंटाइस कर रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। हिटिंग द इकोनॉमिक्स, बिल्डिंग द एंटायर इकोसिस्टम एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिकर्स का डेटाबेस है तो हम हीट मैप को बना के कि यहाँ से ट्रैफिकिंग होती है, इस आदमी को इस वक्त ये इस तरह से बच्चों को ट्रैफिक करता है, इस तरह से करता है, इस मोड से करता है। We have been able to share this data and intelligence with the railways. Railways has been able to prosecute over 2,000 people. So use technology, artificial intelligence, machine learning, use data. बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे कि पूरा लैंडस्केप बदला है, डिजिटल लैंडस्केप है, वहाँ भी ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसका इस्तेमाल करके आप बचाव का काम भी कर सकते हैं उसी के जरिए। So as we talk about solutions, one of the biggest differences on the ground actually comes from the partnership between civil society organizations and law enforcement. Association for Voluntary Action का कहना है कि ऐसी पार्टनरशिप उन समुदायों की मदद कर सकती है जो ट्रैफिकिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और पीड़ित हैं। आप सुनिए क्या कहना है इनका और हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चूँकि रेलवे एक बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट है, इस वजह से बच्चों की ट्रैफिकिंग बड़ा आसान होता है और इसकी पहुंच भी देश के कोने कोने में है। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और आरपीएफ के बीच में जब से 22 में ये एमओयू साइन हुआ तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल गया है देश के सामने कि सिविल सोसाइटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कितना फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। आज तक हम लोग लगभग 8,000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू कर चुके हैं। इसके अलावा लगभग 500 एफआईआर हम लोग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट रजिस्टर्ड करा चुके हैं। 1100 से ज़्यादा ट्रैफिकर्स इस वक्त अरेस्ट हैं और हम लोगों ने लगभग 11,500 आरपीएफ ऑफिसर्स को देश भर में ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक कैपेसिटी बिल्डिंग उनका किया हुआ है। बहुत सारे केसेस में देखने में आता है कि चूँकि बच्चों को ट्रैफिकिंग के लिए कई तरह के मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं ट्रैफिकर्स, कभी मदरसे के नाम पे, कभी जो है घुमाने के नाम पे, और डेली कहीं ना कहीं आरपीएफ और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के लोग मिल करके उन बच्चों को रेस्क्यू करा रहे हैं। और जितने भी देश के हॉट स्पॉट्स हैं, खास करके जो सोर्स स्टेशंस हैं, वहाँ पर हमारा स्टाफ आरपीएफ के साथ मिलकर बराबर रेस्क्यू कराने में लगा हुआ है। Welcome back. Child trafficking is insidious. It is all around us. One of Just Rights for Children's many collaborations is with the RPF or the Railway Protection Force. देश भर में रेलवे स्टेशनों पर और प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत सारे बच्चों को बचाया गया है। आइए सुनते हैं कैसे। I think our association with the Association for Voluntary Action was in fact a milestone in our efforts aimed at eradicating the evil of child trafficking. The Association of Voluntary Action provided capacity building efforts. In different parts of the country, the RPF personnel were provided comprehensive training in all aspects of child trafficking, including the legal aspects, the psychological aspects, and the tactical aspects. And this really empowered our people and also gave them a sense of mission. The results have been absolutely amazing. I am happy to inform you that for last 4 years since we signed this MOU with Association for Voluntary Action, we have been rescuing on an average 14,000 children every year under Operation Nanne Farishte, where lost, misplaced, missing and destitute children who are found loitering
on the railway platform and trains and who can become victims of trafficking have been rescued. So over last 4.5 years, this figure comes to 64,549, which includes about 21,000 girls. So it's an astounding effort. Secondly, for preventing active child trafficking, those results have also been very, very impressive. In last 4.5 years, 2,748 children have been rescued from trains while they were in the process of being trafficked, and more than 750 traffickers have been arrested red-handed. And this has had a huge impact, and we would not have been able to do it without the intelligence support and training support provided by Association for Voluntary Action. The ICP report says that prosecution acts as a tipping point to end child labor. We also read that number of human trafficking cases prosecuted in India alone is more than the average number of such cases prosecuted globally. Prosecution इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, और ये भी जानना चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो लीड कर रहा है, तो भारत के उदाहरण से भुवन जी दुनिया क्या सीख सकती है? तुलसी रामायण में कहा गया भय बिन होए न प्रीत. That is what is prosecution. The goal, the end goal of any justice delivery mechanism has to be in the prevention of crime. And we must prosecute to prevent. इसलिए prosecution ज़रूरी है ताकि डर हो कानून का. Exploitation will always survive and thrive in a situation, in an ecosystem where there is no fear. That fear of the law must be there. The law must be there to protect the child, to rehabilitate the child, as well as to tell the criminal that you will be caught, you will be punished. That is what is necessary. One. Secondly, India has shown in the example of missing children that prosecution has led to prevention of crime. That is the best example globally. Secondly, we have seen in instances of child marriage, because trafficking also results in child marriage in a lot of cases. In Assam, where the government has had a crackdown on child marriage, there has been an 81% reduction in instance of child marriage within 3 years. So prosecution will lead to prevention of crime. India has shown to the world. Prosecute with an intent to protect, with an intent to prevent. Prosecute with an intent to attach properties and make it economically unviable, and cut off the tentacles of this crime. Yeah. That is what the world needs to learn from India. हमारे चारों तरफ बाल उत्पीड़न है, ट्रैफिकिंग है, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है. ज़रूरत है कि हम चौकन्ने रहें, अपनी आंखें खुली रखें, उसे पहचानें. We need to be alert to it, to recognize the signs of it. When we fail to do so, when we look the other way, we normalize it. Here is an account from Vasavya Mahila Mandal, JRC's partner NGO in Vijayawada. A 17-year-old girl is being told by her mother, the uncle is coming, you entertain and also skip your training classes. She approached with weeping that my mother is telling that do not cry loud if you get a pain also. So what is it showing is the girls are suppressed and the girls are bound to obey the orders for giving a sexual pressure out of it. So immediately Vasavya Mahila Mandali with its family counseling center and access to justice program, we have counseled her and also produced before the Child Welfare Committee virtually that day because there is no bench on that day. So that's why she was kept in the child care center, and when the 2 days after the girl was produced to the Child Welfare Committee, and the parents have assured after the repeated counselings and long discussions with the Child Welfare Committee and Vasavya Mahila Mandali that they understood the need for the child to go for education, and the Child Welfare Committee has kept them under the legal provisions of Child Marriage Act, POCSO Act and trafficking laws. Then now the girl is going to achieve her dream and admitted in
Bachelor of Business Administration. So, law enforcement, prosecutions, and civil society organizations aside, since child trafficking is evident around us, what kind of a role can I as an individual play in stopping it, in preventing it? Report to the police. The more people see any form of exploitation around them and they speak up, the more is the chance of saving a life. We are not talking about numbers here. These are human lives. These are children. They must be protected. And if we fail to protect our children today, nothing else we do in life matters. We can create the entire economic infrastructure, but it must be built with an aim at the future of our country, of our society, by protecting all children. So, the most important thing is to report. The right? most To be aware important of thing it. is to report. Secondly, at the government level, because trafficking is constantly shifting its stance and the exploitation nature is changing, the government must be cognizant of the fact that we must change the policies soon. We should not wait. All the parliamentary debates can wait. But Yes. an exploited child needs to be protected today. People are finding new forms of exploiting the vulnerability of the children. That response needs to come from the public as well as the government. The political will is there, the administrative will of enforcement, the behavior change will of the people at the end of the day is going to be the key in ensuring the end of trafficking as an economical organized crime. At the end of the day, we must remember that if we see a child being exploited, for us it may be just another child in the world, but for that child, what we choose to do in that point in time may make the entire world. Absolutely. So, to protect children, see, speak, act, protect, ensure that you join hands, you can help, support, combat this evil just by doing what you can. So, cooperation from the civil society is very, very important. Absolutely. And for that, it is very important that all of us know about it. Keep Absolutely. our eyes and ears open और देखते रहें अपने चारों तरफ और पहचानें कि ये किस तरह का शोषण हो रहा है और ये भी child trafficking है. इसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है. As we end the conversation today, we must remember that the fight against human trafficking is constantly evolving, and so our response must evolve with it. Just Rights for Children is at the forefront of this battle, with ongoing work in prevention, protection and prosecution, providing vital support to survivors and working to dismantle these networks. We urge you, our viewers, to be part of the solution. आपका सहयोग इस मिशन की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है. आपकी सतर्कता एक बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती है. If you suspect trafficking or need assistance, the helpline numbers are on your screen: 1800-102-7222 and 1098. And of course, you can dial number 100 for police assistance. You can also contact Just Rights for Children by emailing complaint@avaindia.org. For a comprehensive understanding of the issue and the report, Building the Case for Zero, please scan the QR code on your screens. Let's remember that it is only together that we can make a difference. Thank you for watching.